आज हमारे खास कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो का ग्रैंड फिनाले है। आज देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आखिर केंद्र की सत्ता का हकदार कौन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल जिन पर लगी है इस वक्त सारे देश की नजर। पहला सवाल, क्या बीजेपी 272 प्लस 272 प्लस की जादुई संख्या को छू पाएगी, यानी क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस 100 सीटों तक भी पहुंच पाएगी? और तीसरा सवाल, क्या अभी भी तीसरे मोर्चे का कोई वजूद है या नहीं? अगले 2.5 घंटे तक हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं IBN 7 के लिए CSTS के सर्वे की तकनीक के बारे में अहम जानकारी। अगर हम गरीबों को नहीं पीछे छोड़ने वाले हैं, हमारे किसानों का भला करना होगा। विपक्षियों को यह सब काम दिखाई नहीं देता। किसकी बन सकती है सरकार, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? लोकतंत्र के इस महोत्सव में जनता किसे चुनने वाली है सरताज? IBN 7 पर जारी है लगातार देश की जनता का मिजाज। अगर अभी चुनाव हो तो किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी? आपने देखा उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के 21 राज्यों में वोटरों का रुझान। आज देखिए आखिर ये रुझान किस पार्टी को कितनी सीटें दे सकता है, किस पार्टी के गणित को बना सकता है मजबूत। इस वक्त देश की सियासी तस्वीर क्या है? IBN 7 के लिए CSTS ने ये सर्वे 18 से 25 मार्च तक देश के 21 राज्यों में किया है। 301 लोकसभा सीटों और 1340 पोलिंग स्टेशन पर जानी गई 20,957 लोगों की राय। देखिए देश का मिजाज अगर अभी चुनाव हो तो। लोगों की राय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हैं मेरे सहयोगी संजय पुगलिया, CSTS के डायरेक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, अर्थशास्त्री और सिफोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरजीत S भल्ला और CNN IBN के नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे। आज की संख्या पर जाने से पहले देखते हैं 21 राज्यों के सर्वे से क्या खास बातें निकलकर सामने आई। चुनाव 2014 किस मायने में खास है? इस बार का चुनाव पार्टी नहीं, चेहरों के इर्द गिर्द सिमट गया है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी ने खुद को हर दल की चुनावी रणनीति का केंद्र बना दिया। नंबर 3, राहुल कांग्रेस का चेहरा बन गए, अपनाए प्रचार के गैर पारंपरिक तरीके। नंबर 4, 1.5 साल पुरानी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दलों के लिए सिरदर्द बन गई है। नंबर 5, क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन का गणित बदला है। ये 5 बातें सामने आ रही हैं। अब आज के नतीजों पर आते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सर्वे में लोगों की जो राय सामने आई है उसके मुताबिक 34% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है, जबकि 15% लोगों की पसंद राहुल गांधी है। इसके अलावा 3% लोगों की पसंद सोनिया गांधी, 2% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल और 2% लोगों की पसंद मनमोहन सिंह। मोदी और राहुल में दोनों में से कौन बनेगा PM? 21 राज्यों में सर्वे के मुताबिक 44% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, तो वहीं 24% लोग राहुल गांधी को PM देखना चाहते हैं। 6% लोग दोनों को PM बनाने का समर्थन करते हैं, जबकि 10% लोग दोनों को नहीं चाहते। इसके अलावा 16% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। कौन बने PM? किस उम्र के वोटर की क्या पसंद? सर्वे में मिली राय में 18 से 22 वर्ष के 39% वोटरों की पसंद नरेंद्र मोदी है, जबकि इसी उम्र के 17% वोटर राहुल गांधी के साथ हैं। 23 से 25 वर्ष के 38% वोटर नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो 24 से 35 वर्ष की उम्र के वोटरों में से 37% मोदी को पसंद करते हैं। 36 से 45 वर्ष के वोटरों में से 35% की पसंद मोदी हैं, तो वहीं 15% की पसंद राहुल है। 46 से 55 वर्ष के 34% वोटर मोदी और 14% राहुल को समर्थन देते हैं। संजय, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आज हमारा ग्रैंड फिनाले है, सामने तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। 40% भी पार नहीं कर रहे हैं मोदी, लेकिन राहुल से बहुत आगे हैं। क्या मुकाबला वाकई राहुल और मोदी का है? जबकि कांग्रेस ने तो राहुल को प्रधानमंत्री के ओहदे के लिए कभी
उम्मीदवार ऐलान किया ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन मनमोहन सिंह तीसरी बार नहीं बनेंगे ऐसा कहलवा करके और राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बना करके एक तरीके से बिना डिक्लेयर किए उन्होंने ये मैसेज खुद देने की कोशिश की आखिरी दिनों में कि हमारे ये नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के ये उम्मीदवार हैं। तो पब्लिक ने ये माना है कि चेहरा तो यही है, तो तुलना दोनों की एक तरीके से एप्पल टू एप्पल है। और उसमें दोनों में एक जवान आदमी के पास जवान वोटर कम पसंद कर रहा है और एक बुजुर्ग आदमी के पास जवान वोटर ज्यादा है। डबल का गैप सारे राज्यों में हम लोगों ने पूरा जो सर्वे किया था अभी पूरे हफ्ते जो हमने बताया उसमें हमने देखा कि डबल का फर्क राहुल और नरेंद्र मोदी के बीच में चला है। सुजीत, अभी श्रीमती सोनिया गांधी ने परसों ही ये स्टेटमेंट दी, वक्तव्य दिया है कि प्रधानमंत्री के ओहदे के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, कौन सबसे डिजर्विंग है, इसका ऐलान चुनाव के बाद होगा। अगर वो नंदन नीलेकनी का नाम ले लें तो फिर ये सारे जितना भी हम राहुल वर्सेस मोदी कर रहे हैं ये कितने वैलिड रह जाएंगे? मुश्किल है सवाल का जवाब देना, क्योंकि नंदन की मेरे ख्याल अपील है अक्रॉस द बोर्ड, मगर फिर भी मेरे ख्याल कुछ हो नहीं सकता। अब ये दरिया काफ़ी चल पड़ी है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो नहीं कहा, मगर मिस्टर द्विवेदी साहब ने कहा कि प्रियंका को ले आएंगे, शायद कि ले आना चाहिए, क्योंकि 1990 में राजीव गांधी ने कहा था कि इसकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स वगैरह बड़ी अच्छी हैं और वो काफ़ी दिलचस्पी लेती है पॉलिटिक्स में। मेरे को लगता है मेरे ख्याल से उनको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को, सारे हिंदुस्तान के लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं कि देखो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये जो डायनेस्टी का सवाल है उसका जवाब ले लो अभी। पुरुषोत्तम जी, मैं जानना चाहता हूं, जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या आप मानते कि जरूरी है कि राहुल बनाम मोदी हो, नंबर 1? नंबर 2, क्या जरूरी है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेहरू गांधी परिवार से ही कोई हो? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में होती है तो, जो दिख नहीं रहा। हाँ, नेहरू गांधी परिवार से कोई हो ये जरूरी नहीं होगा, बशर्ते कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में हो कि अगर हम नेहरू गांधी परिवार का एक व्यक्ति नहीं सामने रखेंगे तो शायद हमें समर्थन मिल जाएगा। लेकिन इन पूर्वानुमानों से तो ये प्योरली हाइपोथेटिकल सवाल है, और ऐसी स्थिति में सोनिया जी को ये घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। कि राहुल गांधी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। उस घोषणा की कोई जरूरत इन आंकड़ों से उभर के नहीं आ रही सामने। भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल का नाम जितना कांग्रेस ने नहीं लिया या श्रीमती सोनिया गांधी ने नहीं लिया, उससे ज्यादा बीजेपी ने लिया है। क्योंकि राहुल के बरक्स जब आप मोदी को रखते हैं तो मोदी ऑटोमेटिकली गेन कर जाते हैं जी। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये भी बिल्कुल स्ट्रैटेजी है, और यही मुझे लगता है कि एक अहम कारण भी था कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े ध्यान से राहुल गांधी को पूरे कैंपेन का चेहरा जरूर बना के रखा। लेकिन जब भी ये सवाल उठाया गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो कहा गया कि देखिए वो सबसे योग्य हैं। कितने ऐसे कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर वो नहीं तो फिर कौन? क्या ये भी कोई पूछने का सवाल है? तो उसके पीछे रणनीति जरूर हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी से भली बात ही वाकिफ थी कि अगर ये आगे नहीं करेंगे इनको तो हमारे लिए बेहतर है। जिस प्रकार के पूर्वानुमान आए हैं अभी तक पिछले एक हफ्ते में, वैसा ही दिखता है। मतलब अगर जैसे ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि अगर कांग्रेस वाले राहुल को आगे नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। बिल्कुल, देखिए, दो चीजों में फायदा तुलना हमें होनी मिलता चाहिए। है। दो चीजों में तुलना होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी अभी भी रेटिंग्स में बहुत हाई हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे चीज सामने तुलना करने के लिए होती तो उस मुझे लगता है रेटिंग और ऊपर हो जाती। लेकिन इन आंकड़ों पे अगर मैं जाऊं, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल चॉइस का आंकड़ा, इसमें खास अहम आंकड़ा मुझे लगता है 30% मतदाता इतने एग्रेसिव कैंपेन के बाद, बीजेपी का इतना एग्रेसिव कैंपेन, मोदी के इतने कैंपेन के बाद 30% मतदाता अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें वो 10% शामिल नहीं है, 10% है जो दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे। लेकिन 30% लोग अभी भी ये कहने को, उनके मन में अभी भी कोई चीज तस्वीर क्लियर नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब भी डोंट नो कांड से निकलते हैं तो अगर आप पोस्ट पोल भी एनालिसिस करें तो उनकी ब्रेक उसी तरीके से होती है जो जवाब देते हैं। मतलब कि ये 2-to-1 रेशियो जो डोंट नोज का है, 30% जो भी कुछ है, वो उसी मतलब कह रहे हैं कि अगर ये 30% लोगों को अगर हम बांट दें मोदी और राहुल के उसमें, तो कि कितने लोग राहुल उसी अनुपात में जाएंगे।
ब्रॉडली यही आता है रिजल्ट में। मगर आप लेकिन मैं उस 30% की बात कह रहा था कि 30% लोग अभी भी मन नहीं बना पाए, तो इसलिए कैंपेन का असर नहीं दिखा। विनोद जी, एक पॉइंट मैं रखना चाहता था, आपने प्रियंका का जिक्र किया। चुनाव के एकदम सुरजीत ने पहले, किया। हाँ, चुनाव के एकदम पहले प्रियंका गांधी का नाम लेना या तो स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, या फिर ये अपना डिस्परेशन दिखा रहे हैं कि राहुल भी नहीं चल रहा तो प्रियंका को लाके जान बचा लो, तो भी बहुत बुरी बात है। तीसरा, कैंपेन इनका अब जो ब्रेक होने वाला है उसमें श्रीमती सोनिया गांधी का पोस्टर सामने आने वाला है। ये कहेंगे कि हमारा फेज वाइज प्लान था, कोई इसको कह रहे हैं कि ये डिस्परेशन में अब आप कर रहे हैं। जी, साथ में एक बात और, जो आपने कल रात बात करी थी, जब प्रियंका वाला मैंने सुना तो मुझे आपकी बात याद आई कि कहीं कोई एक्स फैक्टर हो सकता है। कहीं कांग्रेसी ये तो नहीं महसूस कर रहे कि यही उनका तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, यही एक्स फैक्टर हो सकता है। क्या है, आज का बड़ा अच्छा एक मैच जो चल रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, ये T20 मैच में पिंच हिटर जरूर होते हैं। ये राजनीति में पिंच हिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, वो नहीं चलता। हम आगे बढ़ते हैं। क्या गुजरात दंगों के लिए माफी मांगे मोदी? सर्वे में पूछे गए इस सवाल पर 40% लोगों का मानना है कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए, जबकि 25% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या वाजपेयी से ज्यादा स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है नरेंद्र मोदी? सर्वे के मुताबिक 35% लोगों का मानना है कि मोदी वाजपेयी से ज्यादा स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है, जबकि 30% लोग ऐसा नहीं मानते। मोदी ने सियासी लाभ के लिए सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल किया। सर्वे में 24% लोग मानते हैं कि मोदी ने पटेल का नाम सियासी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन 32% लोग ऐसा नहीं मानते। क्या मोदी सुधार सकते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते? सर्वे में इस सवाल पर मिली राय के मुताबिक 26% लोग मानते हैं कि मोदी पाकिस्तान से रिश्ते सुधार सकते हैं, लेकिन 30% लोगों को ऐसा नहीं लगता। मोदी घमंडी हैं और किसी को नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। सर्वे में 25% लोग इस बात से सहमत दिखे, जबकि 33% लोग ऐसा नहीं मानते। राहुल देश का पीएम बनने के काबिल हैं क्या? सर्वे के मुताबिक 43% लोग मानते हैं कि राहुल पीएम बनने के काबिल हैं, जबकि 31% लोग ऐसा नहीं मानते। मैं एक बात जानना चाहता हूं, इतनी खूबियां मोदी की मतलब सामने आई हैं और दूसरी तरफ राहुल को भी पीएम बनाने की मतलब बात हो रही है, फिर भी सिर्फ 34% लोग चाहते हैं कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे लगता है जिस तरह के वोटों का आकलन हमारा सर्वे कर रहा है, बीजेपी के लिए 34%, हमने कई चीजें, कई इश्यूज देखे और मोदी के बारे में लगभग ऐसा दिखाई पड़ता है जो बीजेपी के मतदाता हैं, जिसमें बहुत सारे मोदी फैंस हैं जी, वो सब मोदी के पक्ष में, जो भी बात आप कहिए, मोदी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। और बाकी जो इनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आप अगर इसका जोड़ देखेंगे तो ये 100 नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी राय व्यक्त नहीं की। तो मोदी के समर्थन करने वाले लगभग वही हैं जो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, और उनके विरोधी जो आप 23-24% आपको जो दिखाई पड़ता है, ये सब कांग्रेस को जो वोट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ओवरलैप्स नहीं है, लेकिन लगभग अनुपात वैसे ही दिखाई पड़ता है। खास बात इसमें राहुल गांधी के लिए है। हालांकि कांग्रेस के लिए वोटों का आकलन 25% है, लेकिन क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सक्षम है, बनने लायक हैं, उसमें उनका आंकड़ा बहुत बढ़ता है। तो कहीं जो अन्य पार्टियों के जो समर्थक हैं, शायद उनमें ऐसा लगता है, उनको लगता है शायद ये काबिल है। मैं जल्दी से, मेरे जो पैनलिस्ट है, मेरे मेहमान हैं, मैं यही सवाल जरा आप सबसे पूछ लेता हूं। पुरुषोत्तम, सबसे पहले आपसे, क्या गुजरात दंगों के लिए मोदी को माफी मांगनी चाहिए? मेरी निजी राय पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। मेरी निजी राय अगर पूछ आप मेरे को होस्ट है तो मैं आपसे बाद में आऊंगा आपके पास। गुजरात दंगों के लिए क्या मोदी को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, अगर लोग सोचते हैं, और ये सिख राइट्स के ऊपर भी बात हुई थी, कि अगर आप माफी मांगे तो उसका मतलब ये है कि आपने गलती की, वो अलग बात है। अगर आप ये, मेरे ख्याल से वो चीफ मिनिस्टर थे, जो भी गुजरात में हुआ, चाहे उनकी इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको माननी चाहिए कि देखिए, ये जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे चीफ मिनिस्टरशिप में ये हुआ है, तो इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अब माफी का मामला वो थोड़ा गिल्ट के बारे में आ जाता है, तो इसके ऊपर मेरे को कुछ विचार नहीं है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उनकी है। आप मेरे कलीग बनना चाहेंगे या विचार देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको खबर देना चाहूंगा। मैं रिपोर्टर हूं तो मैं खबर दूंगा। क्या गुजरात दंगों के लिए
मोदी माफी मांगे? मोदी जी दरअसल माफी मांग चुके हैं और बैकडोर से माफी मांग चुके हैं राजनाथ सिंह के जरिए। राजनाथ सिंह के जरिए अभी कुछ ही हफ्ते पहले सीधा राजनाथ सिंह क्यों जी नहीं ने आते? सीधा नहीं आना चाहते, क्योंकि उनकी जो पूरी इमेज है और ये जो सारे आंकड़े हम लोग जो पिछले एक हफ्ते से दिखा रहे हैं, उनकी जो हिंदुत्ववादी इमेज है वही पूरी बिगड़ जाएगी विनोद जी। जी पुरुषोत्तम, मैं अगले सवाल पर आता हूं। क्या मोदी वाजपेयी से ज्यादा स्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेबल हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और इन देखिए, इस सर्वेक्षण में भी जो बहुत रोचक बात थी कि इतने इंडिविजुअल सेंट्रिक कैंपेन के बावजूद, इतने एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद 30% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पीएम बनता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था इसमें। जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मोदी ने सियासी फायदे के लिए सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल किया है? मेरे को लगता है उनको कोई गेन तो हुआ नहीं है। अच्छा, तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी वोट या मेरी वोट उससे कुछ भी किया है या नहीं किया सुरजीत? ना चल नहीं, नहीं, मैं जवाब देता, मैं सोच रहा हूं मैं कि और क्या हो सकता है। अगर एक तो पॉलिटिकल गेन्स, ऑब्वियसली इलेक्शन का सीजन है, साल से इलेक्शन का सीजन हो रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि देखिए, और ये भी काफी वैसे हिस्टोरियंस ने अब शुरू कर लिया है लिखने के बारे में, कि जब हम अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं जी, तो नेहरू जी का नाम आता है, बाकियों का नाम नहीं आता जी। तो इसलिए एक तो ये जो हिस्टोरिकल एक्सीडेंट हुआ है उसको भी ठीक करना एक उसकी हो सकता है कि उनके दिमाग में आया हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें पॉलिटिकल गेन्स हो जाए। आगे बढ़ते हैं। राहुल सियासी घरानों के वारिसों को ही मौका देते हैं। सर्वे के मुताबिक 37% लोग इस बात से सहमत हैं, जबकि 26% लोगों ने ऐसा नहीं माना। कांग्रेस के पुराने नेता राहुल के काम में रोड़ा साबित हुए हैं। सर्वे में 29% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 31% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। कांग्रेस की पतली हालत के राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, इस सवाल पर सर्वे में 22% लोगों ने कहा हाँ, इसके लिए राहुल जिम्मेदार हैं, जबकि 38% लोगों ने इस बात से इनकार किया। प्रियंका अगर कमान संभालती तो क्या हालत सुधर जाती, बेहतर होती? इस सवाल पर जो राय मिली उसमें से 22% लोग मानते हैं कि प्रियंका की वजह से कांग्रेस की हालत सुधर सकती थी, लेकिन 35% लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। संजय, अब मैं आप पर आ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां राहुल गांधी 2004 में पहली दफे राजनीति में आए, और अभी भी मतलब मोतीलाल वोरा भी हैं, मतलब अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें वहां से लेकर नीचे तक, मतलब तमाम कांग्रेसियों की लाइन है, जिनमें से बहुत से कांग्रेसी ऐसे हैं जिनके घुटने छिल गए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो सबके लिए पिछले 66 साल के लिए राहुल गांधी को चुनकर वही मोदी के बरक्स, ये आपको कितना वाजिब लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे चलती है उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व को लेके तो कोई चुनौती न थी न होती। वो नेचुरल प्रोसेस था कि उनको ही नेता बनाते, उन्हीं को प्रोजेक्ट करते। राहुल की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि सबसे खराब वक्त में आफ्टर ऑल हिम्मत करके, वरना वो भी फर्ज कर सकते थे कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, सामूहिक नेतृत्व बोल दें, ऐसा कुछ नहीं किया। मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दिक्कत कहां है? ट्रांजिशन को हैंडल करना नहीं आया। ट्रांजिशन को हैंडल करना आप एक तरफ आरएसएस से सीख सकते हैं, दूसरी तरफ आप टाटा ग्रुप से सीख सकते हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, वहां पर पुराने नेता अब वनवास की तरफ हैं। जो 60 साल के युवा नेता हैं, उनको लग रहा है कि राहुल स्कीम ऑफ थिंग्स में हम कहां होंगे, तो खुद सेल्फ रिटायरमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। और जो नई टीम है, उनको वो न कंप्रिहेंशन है न वो पॉलिटिकल कंटेंट है। कांग्रेस पार्टी राहुल के नेतृत्व में इस वक्त पॉलिटिकल कंटेंट की कमी से सफर कर रही है। एक बात पुरुषोत्तम मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो उन्होंने जिक्र किया, एक ये विचार पहले भी उठा है कि कहीं ना कहीं वो रिकंसाइल तो कर चुके हैं कि हम सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, और वैसे भी 2 टर्म्स कर ली हैं, तो 1 टर्म ऑपोजिशन में बैठे, 2 टर्म ऑपोजिशन में बैठे, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी कांग्रेस बनाने के लिए, जैसे मोदी अपनी बीजेपी बना रहे हैं। अगले 5 साल वो अपनी कांग्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे राहुल गांधी। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि अगर वैसी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो गई जैसा कुछ लोग पूर्वानुमान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। ये बात संजय ने बिल्कुल ठीक कही कि राहुल गांधी की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि इतने बुरे वक्त में, इतने पतले हालात में उन्होंने जिम्मेवारी से इनकार नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, और जो उनकी कार्यशैली में भी झलकती है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने पर सामने भी आती है, पार्टी से कनेक्ट उनका अभी भी नहीं।
क्योंकि जो देखिए पॉलिटिकल कार्यकर्ता होता है वो हिंदुस्तान का बहुत अजीब चीज होता है। वो आप उससे उस तरह के सोफिस्टिकेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। उससे आपको अपने मतलब की बात उसकी सारी क्रूडनेस के बावजूद, उसके सारे गंवरपन के बावजूद निकालनी होती है। और कहीं ना कहीं उस लेवल पर, चाहे वो एसपीजी सुरक्षा के कारण कहिए, चाहे व्यक्तिगत स्वभाव के कारण कहिए, इसीलिए बार बार कांग्रेस में लोग प्रियंका गांधी की बात करते हैं। राहुल स्टिल लैक्स दैट कनेक्ट। भूपेंद्र, 116 सीटें आई थी एक दौर में कांग्रेस की, हमने वो दौर भी देखा। 404 सीटें आई थी, वो दौर भी देखा। अब अगर इस दफे डबल डिजिट में आ जाता है मामला, जिसका पुरुषोत्तम जिक्र करेंगे, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसी आशंका लोगों को है, कांग्रेसियों को तो क्या एक मतलब कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ स्प्लिट होने की संभावना दिखती है आपको? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप है उसमें कांग्रेस में विभाजन हो जाए और कांग्रेस में कोई इतना वरिष्ठ कोई नेता आए जो अपनी अलग से पार्टी बना ले, उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। लेकिन आप इतनी पीछे क्यों जाते हैं विनोद जी? 2009 में भारतीय जनता पार्टी की 120 सीटें भी नहीं थीं। आज देखिए 2014 में कैसे भारतीय जनता पार्टी 56 इंच का सीना ताड़ के घूम रही है। इस प्रकार से क्या है कि राजनीति में चीजें लगातार बदलती रहती हैं। राहुल गांधी के साथ सिर्फ एक समस्या है, जो पुरुषोत्तम जी कहते हैं, मैं उसमें एक अहम बात जोड़ दूं। राजनीति 24 घंटे 7 दिन 365 दिन का खेल है। बिल्कुल। राजनीति 3 दिन वीकेंड्स ऑफ वो वाला खेल नहीं है। राहुल गांधी जी के सामने अभी भी समस्या ये है कि वो वीकेंड ऑफ पैराशूट पॉलिटिक्स, उसमें ज्यादा उनका स्वभाव उसमें ज्यादा उलझा हुआ दिखता है, जो मुझे लगता है उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। बहुत संक्षेप में डू यू विजुअलाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ राहुल ट्राइंग टू रिवाइव कांग्रेस इन हिज ओन इमेज? जैसी कांग्रेस उनको चाहिए वैसी बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं। अच्छा, मगर मेरी एक सजेशन है, उसके साथ मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। कि एक सवाल ये पूछा गया था, राहुल इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस पोर कंडीशन टुडे। 22 ने कहा हाँ और 38 ने कहा नहीं। तो मेरी ये सजेशन है कि इस सवाल के बाद ये पूछा जाए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल ने तो नहीं किया ये किसने किया, ये कैसे हुआ? तो आपका जो सवाल है कांग्रेस की रिवाइवल, जो ये कह रहे हैं कि 2009 में ये हो गया था, अब 2014 में, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम है अब कांग्रेस के लिए। अगर वो 70-80 सीटें आई उनकी, तो फिर बहुत मुश्किल है उनको रिवाइव करना। वो इसलिए क्योंकि जो उनका अपोनेंट है, जो अब पीएम कैंडिडेट है, अगर मोदी जी आ गए वहां पे, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर ये रिवाइवल और 2 गुने 3 गुने मुश्किल हो जाएगा। संजय, वेरी क्विक कमेंट। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जिस तरह से हम पहचानते हैं, ये तो हमेशा फैमिली लेड रह के ही एग्जिस्ट करेगी। टूट फूट होगी, लोग छोड़ करके जाएंगे। इसलिए बहुत बुरी हार के बावजूद नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सर्वाइव तो करेगी। हमारी इस खास पेशकश, अगर अभी चुनाव हो तो मैं वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसा रहा केंद्र सरकार का काम और क्या यूपीए सरकार को फिर मिलना चाहिए मौका। इन सवालों पर लोगों की क्या राय रही,